Hello friends, this is Yes Sir and I welcome you all to our beautiful channel Yes Sir's Charismatic Chemistry। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। और किस लिए हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस किया था? जी हाँ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को जानने के लिए। तो आपको पता है जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो अपने आप हो जाए, जिसे किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की जरूरत ना पड़े, वैसे प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो जरा सा मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे। अगर आपको पता होगा तो सबसे पहले जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को डिसाइड करने वाला क्राइटेरिया था वो था डेल्टा एच। हमने देखा कि जिस प्रोसेस में डेल्टा एच नेगेटिव होता है वो क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था, स्टार्टिंग का एकदम। मतलब जिस प्रोसेस में डेल्टा एच नेगेटिव, मतलब क्या? हीट निकलेगी। जैसे ए था, ए से बी बन गया, और ए से बी बनने में ए की एनर्जी ज्यादा थी और बी की एनर्जी कम थी। तो प्रोसेस क्या हुआ? एक्सोथर्मिक। मतलब इसमें डेल्टा एच क्या आया? नेगेटिव। तो ये प्रोसेस में जो बी बना, इसकी एनर्जी क्या थी? कम। और हम सब जानते हैं मिनिमम द एनर्जी, मैक्सिमम इज द स्टेबिलिटी। जैसे एक ओल्ड आदमी, एक बूढ़ा आदमी है, देखो कैसे शांत रहता है, रिलैक्स रहता है, एकदम चुपचाप रहता है। लेकिन वहीं पे न्यूली बॉर्न बेबी को देखो, एकदम चिल पो कै पू ई ऊ सब चालू रहता है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया था। बट तभी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शन है जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव आया। डेल्टा एच क्या आया? पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस। और ये प्रोसेसेस भी क्या मिले हमको? जी हाँ, स्पॉन्टेनियस। तो फिर हमें एक कंफ्यूजन आ गया कि फिर एंथैल्पी इज नॉट द क्राइटेरिया, एंथैल्पी चेंज इज नॉट द क्राइटेरिया टू डिसाइड दी स्पॉन्टेनिटी। तो फिर कौन सा क्राइटेरिया आएगा? तो जी हाँ, हमने एक नया क्राइटेरिया लाया, एंट्रोपी। कौन सा क्राइटेरिया लाया? एंट्रोपी। फिर हमने क्या देखा कि जिस प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होगा, वो होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसमें डेल्टा एस टोटल जीरो से ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए डेल्टा एस टोटल मतलब क्या? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये था। बट अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ गया? इसमें प्रॉब्लम ये आ गया कि जो केमिस्ट है वो इंटरेस्टेड है डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग में। मतलब इसका मतलब क्या? जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था ये बोलता है कि अगर टोटल एंट्रोपी, पूरे ब्रह्मांड की एंट्रोपी या फिर पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी अगर किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बढ़ती है तो हम क्या कह सकते हैं? कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इफ एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग इन अ प्रोसेस देन वी कैन से कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर ऐसा होता है तो, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर जाके आप टाइप कर सकते हैं थर्मोडायनामिक्स पार्ट 11 हैशटैग यस सर, आपको मिल जाएगा। और फिर आप पूरा स्पॉन्टेनियस का ये सब कुछ डिटेल में देख पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या इशू है? यहाँ पे ये इशू है कि केमिस्ट आर सेइंग दैट कि अगर हम बीकर में रिएक्शन कर रहे हैं तो हम हमारे बीकर में इंटरेस्टेड है ना, हम पूरे लेबोरेटरी को क्यों देखें? सराउंडिंग मतलब वही दुनियादारी क्यों देखें? अब हम गार्डन में गए हैं तो हम फूल पे ध्यान देंगे ना। आई होप आप समझ रहे हो। पूरे गार्डन में इधर उधर तो देखते नहीं पड़ेंगे। लेकिन सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ वहां देखते रहते हैं। जी हाँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्टर्ब पीपल। मैं आप जैसे कॉन्सेंट्रेटेड लोगों की बात कर रहा हूँ जो फोकस है एकदम। अरे सर ये क्या बात कर रहे हो? अच्छा ठीक है, ध्यान दो। तो हम किस में इंटरेस्टेड है? एज अ केमिस्ट हम किस में इंटरेस्टेड है? सिस्टम में, सराउंडिंग नहीं चाहिए। हालांकि इसने आंसर दे दिया कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये जो था ये किसने बताया? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की टोटल जो एंट्रोपी चेंज है दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये बढ़ेगी किसमें? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। ठीक है, बट ये सारा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने के लिए एक नए साइंटिस्ट है जिनका नाम था J.W. गिब्स। बड़े ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके काम को बहुत सारे साइंटिस्ट ने आगे बढ़ाया और जो आगे चल के नोबेल laureate भी बने। मतलब आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गिब्स के काम की वजह से सम साइंटिस्ट बिकम दी नोबेल laureate। इट्स द वर्क ऑफ J.W. गिब्स विच वॉज पॉइनियर। पॉइनियर मतलब जिसने बाकी के साइंटिस्ट को क्या किया? रास्ता दिखाया। आई होप आप समझ सकते हो। तो डेल्टा जो एस टोटल है, इसमें से डेल्टा एस सराउंडिंग का प्रॉब्लम किसने शॉर्ट आउट कर दिया? गिब्स ने। तो अब हम देखने वाले हैं गिब्स एनर्जी के बारे में। तो चलिए देखिए क्या होता है गिब्स एनर्जी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं गिब्स एनर्जी। जी हाँ, गिब्स का पूरा नाम था J.W. गिब्स।
जे डब्ल्यू गिब्स। और इनका इक्वेशन कुछ इस तरह से है, इक्वेशन कुछ इस तरह से है, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। और ये कब एप्लीकेबल है? जी हाँ, एंथैल्पी है यहाँ पे, एंथैल्पी मतलब कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। और यहाँ पे आप देख रहे हो एंट्रोपी, और ये टेम्परेचर भी देख रहे हो, तो टेम्परेचर भी क्या होगा? कांस्टेंट। ओके, और ये क्या है? एंट्रोपी। और ये H क्या था? एंथैल्पी। H क्या है? एंथैल्पी। और G क्या है? गिब्स, गिब्स एनर्जी। ये क्या है? गिब्स एनर्जी। जी, यही है वो इक्वेशन जो जे डब्ल्यू गिब्स ने दिया। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, आप जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देख लो, क्योंकि बार बार यही यूज होने वाला है। और फिर मैं इसे डिस्कस करता हूँ, इसकी हर एक क्वांटिटीज को देख लो अच्छे से। ये जी है, एच है, आपके दिमाग में जो भी डाउट आ रहे होंगे, मैं सब कुछ अभी क्लियर कर देने वाला हूँ। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, इसमें मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ कि जी क्या है, एच क्या है, टी क्या है, एस क्या है। तो देखिए, हम सब जानते हैं एच एंथैल्पी है, और एंथैल्पी क्या होता है? एक स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी क्या होता है? एक स्टेट फंक्शन। और ठीक वैसे ही एंट्रोपी क्या होता है? ये भी होता है एक स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो ये भी स्टेट फंक्शन, ये भी स्टेट फंक्शन, तो जी भी क्या होगा? गिब्स फ्री एनर्जी या फिर गिब्स एनर्जी भी क्या होगा? एक स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब क्या सर? स्टेट फंक्शन मतलब वो क्वांटिटीज जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उन्हें रास्ते से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल से डिपेंड करना है। जैसे हमारी पढ़ाई में ये मैटर करता है कि आपका मार्क्स कैसा आया था, आपने कैसे पढ़ा, किन परिस्थितियों में पढ़ा, क्या क्या तकलीफें थी आपके फैमिली में, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, उसे कुछ लेना देना नहीं है दुनिया को। आई होप आपको ये समझ में आया। अब लगे हाथ हम यूनिट की भी बात कर लेते हैं, किसके? जी के यूनिट की। तो आप यहाँ पे देख रहे हो एंथैल्पी एनर्जी है, तो किलो जूल, और ये इसको किलो जूल भी ले सकते हैं, किलो जूल पर केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, तो केल्विन केल्विन गेट्स कैंसिल। तो डेल्टा जी की भी वैल्यू क्या आ जाएगी? किलो जूल, या फिर आप जूल ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं कैलोरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो अब गिब्स का ही मैं एक और इक्वेशन ले लेता हूं। मान लीजिए इफ प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को ही अब क्या लिया गया है? कांस्टेंट। तो अब आप देख सकते हैं ये हो जाएगा G1 इज इक्वल टू H1 माइनस TS1। जी हाँ, इसका जो प्रूफ है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ इसे यूज करना है। ये कैसे आया, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। और इस इक्वेशन के लिए गिब्स को नोबेल प्राइज मिला है, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? G2 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2। तो जरा इसे मैं ऐसे कुछ कर देता हूँ, 1 माइनस 2, सॉरी 2 माइनस 1। तो ये क्या हो गया? G2 माइनस G1 इज इक्वल टू H2 माइनस H1, ये एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या लिख दूंगा? माइनस TS2 माइनस TS1। क्योंकि हम सब जानते हैं अगर ये माइनस को ओपन करूंगा मैं, तो TS1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सर कैसे? देखिए, इसमें से इसको माइनस किए ना, तो इसके आगे माइनस आएगा, तो देखिए डेल्टा मतलब ये H1 के आगे माइनस है, और यहाँ पे S1 के आगे माइनस है, तो ये जब इसके आगे माइनस लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। तो प्लस ना करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस ले लिया है। तो अब इसी को मैं अलग फॉर्मेट में लिख सकता हूँ कुछ ऐसे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्योंकि सिंपल सी बात है, हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एच नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एस नहीं निकाल सकते, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ जी भी नहीं निकाल सकते। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब एक काम कीजिए, आप सिंपली इसे नोट डाउन कर लीजिए, अपनी नोटबुक में इसे पूरा कॉपी कर लीजिए लास्ट तक, यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मेरा जीवन कोरा कागज। अरे सर, ऐसे ही गाने, ऐसे ही हुए गाने। जी हाँ, पढ़ाई करते वक्त ऐसा ही लगता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। आई होप आपका ये नोट हो गया होगा। चलिए अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो ये पूरा मिटा दिया, ठीक है। अब आगे देखिए,
तो ये मिट गया। अब बात करते हैं हम अपने इक्वेशन की। तो हमारा इक्वेशन क्या था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये इक्वेशन हो गया। अब जो नई चीज हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। गिब्स एनर्जी कैसे स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड है और इसने कैसे डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग के प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया, आई होप आप समझ सकते हो। तो हम सबको पता है डेल्टा एस टोटल क्या होता है, इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। हमें पता है डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग या फिर डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी, जिसमें एच क्या था, सर एच कहाँ से आ गया, ये देखो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, यही था ना, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्यू रिवर्सिबल क्यों, अगर ये सिस्टम से हीट बाहर निकली तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और अगर ये सिस्टम की हीट अंदर आई तो ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा था, रिवर्सिबल। मतलब सिस्टम से अगर कुछ बाहर जा रहा है तो माइनस, वो क्या होगा, हीट, और अगर सिस्टम में आ रहा है कुछ तो उसको क्या लेंगे, प्लस। अरे सर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है, ये हीट का सिंबल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो माइनस लिख देना, और एंडोथर्मिक होगा तो प्लस लिख देना। ठीक है, और सिस्टम का ये है तो सराउंडिंग का क्या हो जाएगा, इसके लिए उल्टा, मतलब क्यू के आगे क्या लगा दोगे, माइनस, एंड क्यू इज नथिंग बट व्हाट, डेल्टा एच। तो यहीं पे मैं क्या लगा देता हूँ, माइनस। तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये हो गया सराउंडिंग का। अब ये पूरी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एच बाई टी। अब इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये किसका है, सिस्टम का। ठीक है, और यहाँ पे आपने ये जो देखा था ये भी सिस्टम का ही था, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया कि गिब्स जी पिक्चर में ही इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग का इशू शॉर्ट आउट कर दिया था। ठीक है, अभी आगे देखिए, अब इसे मैं कैसे लिखता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एस टोटल। अब ये टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच। अब इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, तो इसे मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए कैसे करूंगा मैं इसे, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाय -1, और वो भी बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस टोटल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हाँ, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये देखिए ये इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं इसे नंबर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, और इसे नंबर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब कंपेयर कर लीजिए आप 1 और 2 को, जरा ध्यान से कंपेयर कीजिए सब लोग, बहुत ही ध्यान से, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ये सब डेरिवेशन किया क्यों है। चलिए फटाफट कंपेयर कीजिए, फटाफट फटाफट कंपेयर कीजिए। जी हाँ सर, मुझे तो दिख गया, राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, और जब राइट हैंड साइड सेम है तो सिंपल सी बात है लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, सेम, एकदम सही पकड़ लिया आप। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। इसका मतलब क्या, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, मतलब क्या, जो डेल्टा एस टोटल है उसी का नेगेटिव डेल्टा जी है। मतलब हम सब जानते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग, अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होता है तो प्रोसेस क्या होता है, जी हाँ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस। तो फिर हमें इधर दिख रहा है कि डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव, किसका, डेल्टा एस टोटल का। ओके, देखिए ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस टोटल, तो अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 हो गया तो डेल्टा जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन 0, और प्रोसेस वापस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, याद रखिएगा। अब दूसरी चीज क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच टोटल क्या हो जाएगा, डेल्टा एच टोटल शुड बी लेस देन 0, और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, जी हाँ, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा इसमें, डेल्टा जी देखिए जरा ध्यान से, तो इसमें डेल्टा जी हो जाएगा ग्रेटर देन
जीरो, और प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और हम सब जानते हैं इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी हो जाता है जीरो, और जब डेल्टा जी जीरो हो जाता है, ये डेल्टा एस टोटल की बात कर रहा हूँ, डेल्टा एस टोटल क्या हो जाता है, जीरो, तो प्रोसेस किस पे आ जाता है, इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा किधर, 11th स्टैंडर्ड में इक्विलिब्रियम के बारे में, जिस एक ऐसी स्टेज होता है जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम हो जाता है, मतलब ऐसा अपीयर होता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, बट एक्चुअल में वो स्टॉप नहीं हुआ होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, और ये भी कब, जी हाँ, इक्विलिब्रियम। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, फिर मैं बताता हूँ आपको कि डेल्टा जी ने कैसे ये प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट। जी हाँ, तो डेल्टा जी ने डेल्टा एस ऑफ जो सराउंडिंग था उसके प्रॉब्लम को ही पूरा हटा दिया। जी हाँ, तो ये था रिलेशन बिटवीन दैट गिव्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, जब भी डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। अब हम इस पे थोड़ा बात करते हैं, ऐसा क्यों कि डेल्टा जी जब नेगेटिव हो जाता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। तो इसे समझाने के लिए मैं लेता हूँ एक एग्जाम्पल और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पे मैं पहले इसे मिटा देता हूँ। ला 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 मिटा दिया इसको। अब देखिए आगे, आगे क्या लिख रहा हूं मैं, जी हाँ, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, किसके लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए। तो क्या है इसकी खासियत, वो देखते हैं हम। ओके, तो मैं लेता हूं इक्वेशन, आप सबको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ठीक है, और इसमें दो पार्ट आएंगे, कौन से, एक आएगा G1 इज इक्वल टू H1 माइनस टी एस वन, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। और दूसरा क्या है, G2 इज इक्वल टू H2 माइनस टी एस। ठीक है, तो अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्यों डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो प्रोसेस क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस। सर स्पॉन्टेनियस मतलब क्या, कोई भी दो चीजें जो है वो आपस में रिएक्ट करने लगती है। ठीक है, वो क्यों रिएक्ट करती हैं, ऐसा क्या होता है उस प्रोसेस में कि उस पूरे प्रोसेस का, उस पूरे सिस्टम का डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पे इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको एक एग्जाम्पल से, बट पहले आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, उसमें जो एच है, एच रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी को, एच किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल एनर्जी, और ये रिप्रेजेंट करता है नॉन यूजफुल एनर्जी, नॉन यूजफुल एनर्जी। ओके, हर एक सिस्टम में कुछ एनर्जी होती है जिसको आप पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना, आप सिस्टम की पूरी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम को एग्जिस्ट होने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए होती है, कुछ एनर्जी चाहिए होती है। जैसे आपकी बॉडी में मान लीजिए टोटल आपके वेट को लेके, आपकी सारी एनर्जी को लेके 10 किलो जूल की एनर्जी है, सारी पोटेंशियल इंटेंशियल जो भी एनर्जी है, तो आप उसमें से कितना वर्क कन्वर्ट कर सकते हो, मान लीजिए मैक्सिमम आप उसमें से 40 किलो जूल कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन पूरा 100 नहीं कन्वर्ट कर सकते एनर्जी को वर्क में। क्यों बताइए, आपकी बॉडी भी तो एग्जिस्ट होनी चाहिए, मतलब सिस्टम भी एग्जिस्ट होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो एनर्जी को पूरा किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क में। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, H1 क्या है, टोटल एनर्जी, और ये क्या है, नॉन यूजफुल एनर्जी, मतलब इस एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। तो टोटल में से नॉन यूजफुल को मल्टीप्लाई, अरे मतलब माइनस कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, अवेलेबल एनर्जी। व्हाट इज जी, जीवन क्या है, अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जी हाँ, इसी को हम लोग कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। मतलब इतनी एनर्जी सिस्टम में अवेलेबल होती है जो कि वर्क में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं और उससे समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। मान लीजिए आपका है एक बैंक में अकाउंट। अरे सर सही सरस बोल रहे हो, ये तो बैंक अकाउंट वाला, अपन के पास तो अब ऐसा लगता था कि अपन के पास तो पैसा ही नहीं है, लेकिन आपने तो बोल दिया बैंक में अकाउंट भी अपन का, सर थैंक यू सर। लेकिन सर ये तो बताओ उसमें पैसा कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली आप डालोगे, आपके मम्मी पापा उसमें पैसा डालेंगे, मैं कहाँ से डालूंगा। तो मान लीजिए
आपके पास बैंक अकाउंट है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आप फिलहाल पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आप कहीं ऑन करोगे। तो मान लीजिए आपके पास बैंक अकाउंट है और उस अकाउंट में आपके पास टोटल जो पैसा है वो 30K है। कितना है? 30K, मतलब 30,000। सॉरी, इतना पैसा तब तो अपन पढ़े ही नहीं जी, बिल्कुल नहीं, आज के जमाने में तो ये बहुत कम है। और इस 30K में से आप सिर्फ कितना यूज कर सकते हो? 20K। क्यों? 10K आप यूज नहीं कर सकते। सर 10K क्यों नहीं यूज कर सकते अपन? क्योंकि 10K जो एनर्जी, 10K जो पैसा है, ये आपका अकाउंट रन करने के लिए इतना मिनिमम अमाउंट बैंक में होना ही चाहिए। आपने देखा होगा अगर कोई प्राइवेट बैंक है तो उसमें मिनिमम 10,000 का डिपॉजिट होना चाहिए, तभी अकाउंट रन होता है। अगर उससे कम हो गया तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि ये सिस्टम की टोटल एनर्जी है 30 किलो जूल। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? मान लीजिए 30 किलो जूल। ओके, और नॉन यूजफुल कितनी हो गई? 10 किलो जूल। तो सिंपल आप कितना एनर्जी यूज कर सकते हो? 20 किलो जूल। मतलब इस टोटल पैसे में से कितना रोकड़ा आप यूज कर सकते हो? कितना रोकड़ा यूज कर सकते हो? सर 20K यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 20,000 आप एक्चुअली यूज कर सकते हो। बोलो समझ में आया? ठीक उसी तरह से सिस्टम में टोटल एनर्जी तो 30K है, लेकिन उसमें से आप यूज सिर्फ कितना कर सकते हो? 20K। अब देखिए, अब मान लीजिए आप चले गए एक मॉल में। अरे सर मॉल में तो मजा आता है सर, मॉल में जाएंगे तो शॉपिंग तो करते ही है। तो मान लीजिए वहां पे आपने जाके ले लिया 7K का शूज, ब्रांडेड नाइकी शूज। हालांकि इतने में भी नाइकी तो नहीं आता, काफी कॉस्टली होता है। जी हाँ, आपको सेकेंड हैंड या फिर सेकेंड कॉपी एल से फर्स्ट कॉपी, ऐसे कॉपी आपको मिल सकता है इतने सस्ते में। तो वो तो बात की बात है। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। मतलब 7K आपने क्या कर दिए? स्पेंड कर दिए। तो अब आपके अकाउंट में कितना बचा होगा? जी हाँ, इसमें से माइनस कर दीजिए तो 23K। तो अब आपका H2 कितना है? 23K। लेकिन ये तो फिक्स है, ये कितना होगा? 10K। जी हाँ, अब G2 कितना बचेगा? ये फाइनल फाइनल, ये पहले था और बाद में, ये खर्चा करने के बाद। ठीक है, तो G2 कितना बचा? 23 माइनस 10 मतलब 13K। कितना हो गया? 13K। ऑब्वियसली ये तो बैंक अकाउंट का मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दिया। अगर आप ये एनर्जी का वैल्यू रख रहे हो तो सबको किस में ले लो? किलो जूल में ले लो। किसमें ले लो? किलो जूल। तो ये 30 किलो जूल और ये कितना हो गया? ये 30 और ये 20। तो मैं करता हूँ अब यहाँ पे कुछ ऐसा। तो क्या आ जाएगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू G2 माइनस G1। तो ये कितना आ जाएगा? जी हाँ, 13K माइनस 20K। तो कितना आ गया? -7K। सर ये तो वही अमाउंट है जो हम लोग ने खर्चा किया था। जी हाँ, के की जगह पे किलो जूल ले लीजिए ताकि ये सही हो सके। ओके, और अगर आप अकाउंट का एग्जाम्पल ले रहे हो तो आपके 7,000 कम हो गए, और अगर आप एनर्जी का अमाउंट ले रहे हो तो यहाँ पे 7 किलो जूल कम हो गया। मतलब कम क्यों हुआ? यही तो एनर्जी है जो वर्क में कन्वर्ट हुई। यही तो एनर्जी है जो वर्क में कन्वर्ट हुई, इसीलिए इसे कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी। और ये हर एक सिस्टम के पास कुछ ना कुछ होती है, और सिस्टम जब उसी को वर्क में कन्वर्ट करता है तो प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। जी हाँ, इतनी एनर्जी, मतलब जो गिव्स के अंदर फ्री एनर्जी है उसका कुछ पार्ट या पूरा पार्ट यूज होते जाता है और रिएक्शन होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके पास शूज क्यों आया? क्योंकि आपने 7,000 रुपया खर्चा किया। 7,000 रुपीज यू हैव स्पेंट, दैट्स व्हाट यू गॉट द शूज। अदरवाइज आपको ये शूज नहीं मिलता, फिर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होता। ठीक उसी तरह अगर ये 7 किलो जूल की एनर्जी रिलीज नहीं होती तो ये प्रोसेस नहीं होता। अब आपको करना क्या है? सिंपली, जी हाँ, आप ये कॉपी कर लो पूरा एकदम अच्छे से। एंड आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ते हैं एक नया कंसेप्ट। जल्दी 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 लिखो। डिंग 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 डिंग, डुडुं डुडुं डुडुं। फटफट लिखने का, फटफट पढ़ने का, फटफट मार्क्स लाने का, फिर फटफट रोकड़ा कमाने का, फैमिली को हेल्प करने का, आगे बढ़ने का, फिर सोसाइटी को हेल्प करने का, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने का। समझ में आ रहा है? सर चुदन मत तो पढ़ाओ। चलो ठीक है, ध्यान देते हैं। तो ये हो गया डेल्टा जी का। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि अगर इक्विलिब्रियम होगा तो कौन से टेम्परेचर पे होगा। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो कौन से टेम्परेचर पे होगा वो भी देख लेते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हम लोग ढूंढेंगे। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ठीक है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर लिख दिया मैंने। अब देखिए जरा यहाँ पे अपना इक्वेशन क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है,
डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और ये क्या हो गया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस। ओके, ऐसा। तो फिर सिंपली आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस इज इक्वल टू टी। ओके, और ये जो टी आएगा इसी को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ओके, और ये डायमेंशनली भी करेक्ट आएगा। कैसे, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, किलो जूल या फिर जूल या फिर कैलोरी। ठीक है, एस की वैल्यू क्या होगी, किलो जूल पर केल्विन या फिर जूल पर केल्विन या फिर कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, तो जब इन दोनों को नीचे रखोगे, किलो जूल क्या हो जाएगा, कैंसिल, केल्विन ऊपर आ जाएगा, जो कि किसकी यूनिट है, टेम्परेचर की यूनिट है। आया आप सबको समझ में। तो ये था इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि कैसे कैसे गिब्स ने डेल्टा एस सराउंडिंग का प्रॉब्लम शॉर्ट आउट किया, और जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस कैसे स्पॉन्टेनियस होता है। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट आता है कि सर इसमें इसमें अगर टेम्परेचर इसके नीचे होगा तो क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, टेम्परेचर अगर इसके ऊपर होगा तो क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो जी हाँ, इसके रिलेटेड चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी स्पॉन्टेनिटी एंड डेल्टा एस, स्पॉन्टेनिटी एंड डेल्टा एस कॉमा डेल्टा एच विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर भी इसमें रोल प्ले करेगा। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि स्पॉन्टेनिटी में डेल्टा एस का क्या रोल है, डेल्टा एच का क्या रोल है, और टेम्परेचर का क्या रोल है। ठीक है, और फिर हम कुछ रिलेशन भी पढ़ेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। सर ये क्या, आप स्टैंडर्ड किधर से आ गया। जी हाँ, स्टैंडर्ड मतलब 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप नोट कर लो, फटाफट फटाफट नोट करो। ठीक है, अब मैं कुछ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। तो वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जी हाँ, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें पीडीएफ दे दीजिए, किसकी, नोट्स की। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप खुद का नोट्स बनाइए। देखिए आपके सामने ये लेक्चर चल रहा है, वीडियो मैं सब कुछ सामने लिख रहा हूँ, तो आप भी साइमल्टेनियसली अपना लिखते जाइए। देखिए अगर कोई नोट्स देता है, आप उससे कॉपी करते हो, ठीक है, तो वो जो मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी। अगर आप पढ़ते पढ़ते साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते हो और अपने ही हैंड रिटन नोट्स से पढ़ते हो, तो ये मेमोरी परमानेंट मेमोरी होंगी, लॉन्ग टर्म होंगी। आप 5 से 6 बार और रिवाइज करोगे नोट्स को तो आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो खुद का नोट्स बनाइए। ठीक है, और इन फ्यूचर अगर हम खुद का नोट्स बनाते हैं तो नो डाउट हम आपको देंगे। और कमेंट बॉक्स में बच्चों ने ये भी लिखा था कि सर एक्सरसाइज के क्वेश्चन कब कराएंगे, जब चैप्टर खत्म होगा वैसे ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा देंगे, जिस तरीके से हम, पता है ना, पैड पे सॉल्व करते हैं, स्क्रीन पे आ जाता है सोल्यूशन। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, प्यारे बच्चों, हमने ऑलरेडी सॉलिड स्टेट खत्म कर दिया है, सॉल्यूशन खत्म कर दिया है, और ये थर्मोडायनामिक्स भी ऑलमोस्ट एंडिंग पे है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रुप 16, 17 एंड 18 को मैंने खत्म कर दिया है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसके हमारे स्टेट बोर्ड केमिस्ट्री के पेपर में आते हैं, तो आप उसे जल्दी जल्दी कीजिए। और जो भी आपको डिफिकल्टी होती है नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारे वीडियो को सारे बच्चों तक, अपने जितने सारे आपके फ्रेंड हैं सब में शेयर कीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना रह जाए जिसको पढ़ाई की वजह से, मतलब किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से एजुकेशन ना मिले। ओके, आई कैन डील इनटू इवन नीट जेई लेवल, तो वो धीरे धीरे हम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन होता है कि सर नीट जेई के प्रिपरेशन में हमारा बोर्ड्स का प्रिपरेशन रह जाता है। एक्चुअल में नीट जेई में तो प्रिपरेशन करते हो तो आप तो बोर्ड्स का हो ही जाना चाहिए, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन रहता है, तो हमने पहले स्टेट बोर्ड को ही फिनिश किया। अब इसके बाद धीरे धीरे हम एनसीईआरटी और एंट्रेंस पार्ट पे आएंगे अपने। ठीक है, पहले हम सारा स्टेट बोर्ड का सिलेबस खत्म करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी जर्नी में हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।